नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश रचने वाले पीएफआई पर एक और कानून का चाबुक चला है और उसके मंसूबे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। लगातार एनआईए का हंटर पीएफआई पर चल रहा है। इसी क्रम में एक और कामयाबी एनआईए को मिली है। दरअसल भारत में रोबोट से आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, इसका खुलासा हो गया। इस खुलासे के साथ ही अब भी बहुत सारे खुलासे एनआईए ने पीएफआई को लेकर किए हैं। दरअसल भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने मुस्लिम युवाओं को रोबोटिक्स की पढ़ाई करने के हुक्म दिए थे। इसमें शामिल कुछ मुस्लिम युवाओं ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के सप्लीमेंट्री चार्जशीट से यह खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद सभी को यह अंदाजा हो गया है कि पीएफआई जो धर्म के नाम पर घिनौना खेल खेल रहा था, वो अब नाकाम हो गया है। धर्म की आड़ में आतंकी संगठनों के इशारे पर चलने वाले पीएफआई पर अब कानून का डंडा चल रहा है। पीएफआई की असलियत सामने आने के बाद ये तो साफ पता चल रहा है कि इस संगठन के इरादे कितने ज्यादा खतरनाक हैं। आपको बता दें कि 30 जून को दाखिल चार्जशीट में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में आईएसआईएस से संबंध रखने वाले 9 लोगों को आरोपित बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दी गई है, उनके नाम मोहम्मद शारिक, माज मुनीर अहमद, सैयद यासीन, रिशान ताजुद्दीन शेख, हुजैर फरहान बेग, माजिन अब्दुल रहमान, नदीम अहमद के, जबीउल्ला और नदीम फैजल है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सभी कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनकी उम्र भी 22 साल से 32 वर्ष के बीच है। यानी पूरा प्रोपेगेंडा युवाओं को निशाना बनाकर चलाया जा रहा है। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपियों की तरफ से रोबोटिक कोर्स किया जा रहा था। कोर्स पूरा करने के बाद आरोपित बड़े आतंकी हमलों की तैयारी में थे। हमारे देश के युवाओं को भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करके हमारे देश के ही खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। पीएफआई के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक माज मुनीर अहमद, सैयद यासीन, रिशान ताजुद्दीन शेख, माजिन अब्दुल रहमान और नदीम अहमद ने महज आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। शिक्षा का किस तरीके से गलत इस्तेमाल और आतंकी हमले के लिए युवाओं को तैयार करके लिया जा रहा था, ये बात एनआईए की चार्जशीट से साफ तौर पर जाहिर हो रही है। एनआईए के मुताबिक सभी 9 आरोपी भारत में आतंकी संगठन आईएसआई की विचारधारा को फैलाने का ही हर कोशिश कर रहे थे, जिससे देश में आतंकी संगठन की जड़ें और मजबूत हो जाती। लोगों को डराकर, धमकाकर, उन्हें बहला फुसलाकर वो अपने मिशन का हिस्सा बना रहे थे। लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे थे। लोगों में डर कायम करने के लिए आरोपियों ने शिवमोगा में जनवरी 2021 में आईईडी विस्फोट किया था। इस केस की जांच नवंबर 2022 में एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए का दावा है कि सभी आरोपियों ने कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों की रेकी की थी। इन सभी का आईएसआई हैंडलर विदेश में बैठा था, जो इन्हें कमांड दिया करता था। इस हैंडलर से मोहम्मद शारिक, माज मुनीर अहमद और सैयद यासीन जुड़े थे। इन्होंने बाकी आरोपियों को भी कट्टरपंथी बनाकर अपने साथ मिलाया था। 9 में से 2 आरोपियों मुनीर अहमद और सैयद यासीन के खिलाफ एनआईए ने मार्च 2023 में भी चार्जशीट दाखिल की थी। पीएफआई की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हो गई हैं कि उन्हें पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए वक्त तो लगेगा, पर उसे एनआईए जड़ से उखाड़ जरूर फेंकेगी। इस बात की गारंटी एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करके दे दी। अगर पीएफआई के बारे में जानने जाएंगे तो किस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ ये जुड़ा हुआ है, वो एक एक कर परत हम आपके सामने खोलेंगे। अभी हाल ही में मई महीने में पीएफआई पर एनआईए ने एक और बड़ी कार्रवाई की थी। बिहार के फुलवारी शरीफ से ऐसी खौफनाक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिससे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई थी। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी फुलवारी शरीफ मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक्शन हुआ था। एनआईए ने 31 मई को 3 राज्यों में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एनआईए की टीम ने कर्नाटक, केरल और बिहार के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की।
प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए ने कर्नाटक, बिहार और केरल में सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया था। जांच एजेंसी बिहार के कटिहार में मोहम्मद नदवी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई उसने की थी। मोहम्मद नदवी का पीएफआई से बहुत पुराना नाता रहा है। इसके साथ ही यूसुफ टोला में भी जांच एजेंसी की टीम पहुंची थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का 2047 नाम का एक डॉक्यूमेंट सामने आया था। एनआईए के दावे के मुताबिक इस दस्तावेज में देश की सत्ता पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक फुलवारी शरीफ मामले में सबसे बड़ी छापेमारी कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक में पीएफआई के 16 ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फुलवारी शरीफ मामले को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों के पास से एनआईए को तलाशी में पीएफआई से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। बीते साल बिहार के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने छापेमारी कर पीएफआई की एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ किया था। इस दौरान एक मिशन 2047 नाम का 7 पन्नों का दस्तावेज बरामद किया गया। एनआईए के दावे के मुताबिक इस दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का रोड मैप दिया गया था। यानी पीएफआई के इरादे भारत को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे हैं। पीएफआई भारत को 2047 तक पूरी तरह से इस्लामिक देश बनाने की रणनीति पर काम कर रहा था, जिसका एनआईए ने पूरी तरह से खुलासा करके पीएफआई के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पीएफआई से जुड़ी यूपी की खबर ने भी सभी को हिलाकर रख दिया था, जब यह पता चला कि यूपी को बम से दहलाने की पीएफआई की साजिश थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन पीएफआई के 2 सदस्यों को लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद खुद प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों से पीएफआई की ओर से आतंकी गिरोह बनाकर देश की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश भरने, प्रदेश के कई स्थानों और प्रमुख हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर आने वाले दिनों में एक साथ हमला करने की सूचनाएं आ रही थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पीएफआई के खतरनाक इरादों पर पानी फेर दिया गया था। दरअसल ये पूरा मामला पीएफआई से जुड़ा हुआ है। तो पीएफआई किस तरह से अपने मिशन पर काम करता है और कैसे लोगों को भड़काता है और क्यों पीएफआई को बैन किया गया है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आतंकी फंडिंग और कई अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। क्या है पीएफआई? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को अपने में मिलाकर यानी विलय करके बना था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल जैसी दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहते हैं। साल 2021 की फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए। जांच एजेंसी के मुताबिक लगभग 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया। सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी इस पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी। जांच एजेंसी का कहना था कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया था।
अधिकारियों ने दावा किया कि जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के संपर्क में थे। पीएम मोदी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल पीएम मोदी पर ही हमले नहीं बल्कि पीएफआई बाकी हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता है। इसीलिए पीएफआई पर 5 साल तक का प्रतिबंध लगाया गया और अब एक के बाद एक पीएफआई के जो भी बने हुए किले थे वो धराशायी हो रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।